Hello everyone, so today we are starting with section 28, that is amendment of registration. So starting with it, amendment registration का हमें करवाना है, तो इसमें दो fields में amendment हम करवा सकते हैं, that is core and non-core field. So about core fields में क्या होता है कि हम change करवाना चाह रहे हैं अगर अपना कोई legal name, हम पैन को नहीं चेंज करवाना चाह रहे इस सिचुएशन में। कोर फील्ड्स में हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम करवाना चाह रहे हैं लीगल नेम चेंज करवाना है, या एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमें अगर चेंजेस करवाने हैं। वेयर एज नॉन कोर फील्ड्स जो होंगी वो क्या होंगी, नॉन कोर फील्ड्स लाइक नेम ऑफ डे टू डे फंक्शनरीज, ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर्स एटसेट्रा। अगर मुझे जो कि एक टैक्सेबल पर्सन है, अगर कुछ अपनी कोर इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करवाने हैं तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 15 days ऑफ द इवेंट ऑफ चेंज होने के 15 दिन के अंदर मुझे प्रॉपर ऑफिसर को क्या करवाना पड़ेगा, ये चीज़ का इंटीमेट करना पड़ेगा, एंड द प्रॉपर ऑफिसर देन विल अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन द नेक्स्ट 15 days। जबकि नॉन कोर फील्ड्स में कोई अप्रूवल, प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें अप्लाई करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे जाकर। सो यहाँ से हम द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम आर डिस्कस हियर अंडर। ये फर्स्ट पॉइंट जब हम रीड करेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि कोई भी पर्टिकुलर्स जो कि हमने फर्निश करे हैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में या यूआईएन एप्लीकेशन में, तो उस केस में क्या होगा, उस पर्सन को कोई भी चेंज होने पे विद इन 15 days चेंज के डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पर जाकर। ठीक है, उसके बाद है कि इन द सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट हो रही है तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट में है हाउएवर जहाँ पे नॉन कोर फील्ड्स में अगर कोई चेंज होगा, सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट हमें सिर्फ सबमिट करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पे जाके, वहाँ पर कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी प्रॉपर ऑफिसर की। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब तक वो एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का ऑप्शन नहीं देता तब तक वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। देन द लास्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एनी रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट अंडर एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्शन और प्रॉपर अप्रूवल अंडर दिस। सो द नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी चेंज पैन में है, अगर मेरा पैन चेंज हो रहा है तो उस केस में मुझे न्यू एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज़ द पैन बेस्ड रहता है। तो पैन बेस्ड रहेगा तो अब पैन चेंज हो गया तो उस केस में फ्रेश एप्लीकेशन जो है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन द लास्ट पॉइंट इज़ कि अगर कोई अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन का मुझे करवाना है और वो मैं स्टेट ही चेंज कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस अभी तक दिल्ली में था तो अब मैं दिल्ली से चेंज करके अपना बिज़नेस यूपी में इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ, तो उस केस में मुझे अपना अलग रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी जो है वो हर स्टेट में नया अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जीएसटी इज़ अ स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन रहता है। सो नाउ वहाँ पे ये जो टैबुलर फॉर्म में बना हुआ है, यू कैन सी दैट कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मेरी कोर फील्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं तो मुझे परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, प्रॉपर ऑफिसर की लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। फाइन, जैसे कि लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज हुआ, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज हुआ, एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और डायरेक्टर करता, इन सब में जो चेंजेस हुआ तो उस केस में दीज आर द कोर फील्ड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। फाइन, so change of these two particulars shall be applicable for all registration of registered person obtained under provisions of this chapter on the same PAN। देन नीचे जो लिखा हुआ है पॉइंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन थ्रू जीएसटी पोर्टल। सो ये चीज़ तो हमने देख ली कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है या यूआईएन होल्डर है और वो अपने कोर एरियाज़ में चेंज करवाना चाह रहा है तो उसको विद इन 15 days अप्लाई करना पड़ेगा चेंज के लिए। कहाँ पर करना पड़ेगा, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे,
और फिर अप्लाई करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो परमिशन ग्रांट करेगा विद इन द नेक्स्ट 15 days. बट इफ़ प्रॉपर ऑफिसर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द अमेंडमेंट इज़ अनवारंटेड और डॉक्यूमेंट, सो उस केस में वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, बट एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो उसको ऑप्शन देना पड़ेगा. फाइन. नॉन कोर फील्ड्स के केस में क्या होगा, अमेंडमेंट कैरिड आउट ऑन GST पोर्टल. फाइन. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा, उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है. फाइन. दैट्स इट. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस एग्जाम्पल 22. वरुण एंटरप्राइजेज जो है ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म है जो कि एंगेज है एक इलेक्ट्रिकल गुड्स जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में. और ये जो फर्म है वो रजिस्टर्ड अंडर GST. सो वरुण इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म. ही विशेज़ टू एक्सपैंड हिज बिजनेस एंड हिज फ्रेंड अरुण के साथ वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है. अरुण ने अप्रोच किया है वरुण को एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग द एडिशनल कैपिटल फॉर हिज बिजनेस इफ़ ही इज़ मेड टू बी अ पार्टनर इन वरुण्स बिजनेस. फाइन. नाउ इस केस में क्या हो रहा है कि वरुण जो है वो अरुण जो है वो वरुण के बिजनेस में आ जाएगा. सो नाउ द बिजनेस हैज़ चेंज फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर टू पार्टनरशिप फॉर्म में वो चेंज हो गया है. सो इस केस में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो रहा है बिजनेस का. इसमें क्या होगा कि जो बिजनेस का पैन है, कंपनी का पैन, मतलब जो अभी तक सोल प्रोप्राइटर था वो पैन भी चेंज हो गया. अब जो GST रजिस्ट्रेशन है वो पैन बेस्ड रहता है, अब पैन बेस्ड रहेगा. सो अब इन्हें अपना एक नया रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट सेक्शन इज कैंसलेशन or suspension of registration. So we'll read for cancellation of registration in section 29 and revocation of cancellation of registration in section 30. So there are two things that can happen in cancellation of registration. Firstly, voluntary registration by the registered person, and the second one is suo motu cancellation by the department. Firstly, we are going to read about the circumstances where the registration is liable to be cancelled. कौन कौन से वो circumstances होंगे. पहला पॉइंट है बिजनेस डिसकॉन्टिन्यूड, कि पहला केस क्या होगा कि बिजनेस मेरा डिसकॉन्टिन्यू हो गया, मेरा बिजनेस ही खत्म हो गया, या ट्रांसफर्ड फुली फॉर एनी रीज़न इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, अमेलगमेशन हो गया किसी और लीगल एंटिटी के साथ में, डीमर्जर हो गया, या अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ हो गया. तो इसमें इन केसेस में क्या हो रहा है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस. दूसरा केस है कि सर्कमस्टेंसेज व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन. देयर इज अ सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट. व्हाट हैपेंस इन दिस. सो इस केस में जो पॉइंट्स हैं कि किन केसेस में जो अथॉरिटी है वो खुद से जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकती है. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि देयर इज़ अ बिज़नेस जो कि मतलब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, एंड हमने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमने कोई बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं करी है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. 6 महीने अभी तक हो चुके हैं और हमने कोई बिज़नेस एक्टिविटी जो है नहीं करी. Then नेक्स्ट पॉइंट है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months. ठीक है. तीसरा पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. देन द फोर्थ पॉइंट इज कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने क्या किया है, हैज़ कॉन्ट्रवीन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस. नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. हमने जब एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अप्लाई कर दिया कैंसिलेशन के लिए, सो कैंसिलेशन या प्रॉपर ऑफिसर जो है उसने कैंसिल के लिए कर दिया है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा ये हम रीड करेंगे. द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड हिज रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड. और जो टैक्स पेयर है ही इज़ फ्रीड फ्रॉम द रूटीन कंप्लायंसेस, जो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है अंडर GST लॉ ड्यूरिंग द पेंडेंसी जब तक चलेगी ना, जब तक कैंसिलेशन का ये प्रोसीडिंग्स चलेगी तब तक वो कितने भी रूटीन कंप्लायंसेस हैं उनसे वो उसको क्या हो जाएगा, ही इज़ फ्रीड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. सो अगला पॉइंट है द पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. कैसे रहेगा,
इट विल बी दी व्हाट विल बी द डेट, कब माना जाएगा कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो गया. सो फर्स्टली द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कि जब हमने जो एप्लीकेशन है उसको सबमिशन करा, या और द डेट फ्रॉम विच द कैंसलेशन इज सॉट, विच एवर इज लेटर. सो दूसरा जो केस था हमारा कि अगर कैंसलेशन हो रहा है हमारे रजिस्ट्रेशन का सुओ मोटो, मतलब डिपार्टमेंट ही जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा है. सो उस केस में उस डेट में जो डेट होगी कैंसिलेशन की वो कब मान ली जाएगी? इट विल बी द इफेक्टिव फ्रॉम द डेट जो कि जो ऑफिसर है वो डिटरमाइन करेगा, बट आफ्टर गिविंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद का जो टाइम होगा, उसके बाद जो टाइम वो सेट करेगा उस टाइम पर मान लिया जाएगा कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया है. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन के लिए या तो खुद से अप्लाई किया है या सुओ मोटो हुआ है, तो उस केस में वो टैक्सेबल पर्सन जो होगा वो तब कोई भी टैक्सेबल अप्लाई नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी रिटर्न को फाइल नहीं करेगा अंडर सेक्शन 39. इसमें जो एक्सप्रेशन है शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई का मीनिंग दे रखा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करेगा नहीं, मतलब कोई भी सप्लाई करेगा तो उस पर टैक्स नहीं डिडक्ट करेगा, तो ये इसका मतलब नहीं है. सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. प्रोसीजर क्या रहेगा? सो इसकी वॉलंटरी कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी कि कोई भी पर्सन जो कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए सीख कर रहा है, सो उसको एक 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या करवाना पड़ेगा? कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी. Then the second point is he is required to furnish in the application. वो जो एप्लीकेशन फर्निश करेगा उसमें उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, लाइक इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स एंड हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट. नाउ द पॉइंट इज ऑर्डर. जो पर्सन ने अप्लाई करा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो पर्सन जो होगा अब वो लायबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो इशू कर देगा ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन. नाउ बी पॉइंट है सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट. अब डिपार्टमेंट कैंसिलेशन कर रहा है तो कैंसिलेशन करने से पहले जो डिपार्टमेंट है वो उस टैक्सेबल पर्सन को शो कॉज नोटिस देगा, जो कि टू बी सबमिटेड विद इन 7 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस होगा. नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस इज सेटिस्फैक्ट्री. अगर जो रिप्लाई उसने किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो प्रॉपर ऑफिसर शैल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड पास एन ऑर्डर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. पर अगर वो शो केस नोटिस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट टू रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस. बट इन द केस अगर उसने रिप्लाई नहीं किया और रिप्लाई किए बिना उसने विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 3 मंथ्स इन द केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम जितनी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उसको उसने पूरा कर दिया एंड ड्यूज जितने भी थे उसने उसको पे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो थी उसको ड्रॉप कर देगा एंड पास एन ऑर्डर. फाइन. देन द सी पॉइंट इज इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन. सो कैंसिलेशन की डेट वो होगी जो कि प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा एंड ही विल डायरेक्ट द टैक्सेबल पर्सन टू पे एरियर्स ऑफ एनी टैक्स, कि वो टैक्सेबल पर्सन को कोई भी उसके एरियाज अगर पेंडिंग है उनको पे करवाएगा एंड उन पर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी वो सारी जो है पे करनी पड़ेगी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट पेबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर कैंसिलेशन हो गया अब उसमें हमें क्या पे करना पड़ेगा? जितना भी हमारा आईटीसी पड़ा हुआ है हमारे स्टॉक ऑफ इनपुट्स में, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड या फिनिश स्टॉक में, एंड कैपिटल गुड्स ऑन और प्लांट एंड मशीनरी में, कब? ऑन द डे इमिजिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन. जिस दिन कैंसिलेशन हुआ उसके इमिजिएटली जो प्रोसीडिंग डे था उस डेट से जितना भी आईटीसी पहले पड़ा था वो सारा का सारा आईटीसी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स कंटेनिंग सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स के केस में,
फाइन कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी के केस में भी हो सकता है। सेकेंडली, जितना भी आउटपुट टैक्स पेबल है हमारे किसी भी गुड्स पर वो, ठीक है, विच एवर इज़ हायर कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देन कैपिटल गुड्स के केस में हम यहाँ से देखेंगे, रीड करेंगे, अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी रिवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी के केस में। सो आईटीसी जितना भी उस कैपिटल गुड्स पर पड़ा है और आईटीसी इन्वॉल्व इन रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ, जितना भी यूज़फुल लाइफ में उसका रह गया है उसमें जो आईटीसी पड़ा हुआ है उसका वो लेंगे, या टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 में जो हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से अब इन दोनों में विच एवर इज विल बी हायर विल बी टेकन एज द अमाउंट टू बी रिवर्स। सो हम एग्जाम्पल इसका रीड करेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कैपिटल गुड्स हैज़ बीन इन यूज़ फॉर 4 years 6 months एंड 15 days। तो इसका रिमेनिंग कितना लाइफ रह गया है, 5 years अज्यूम किया जाता है कि किसी भी प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल गुड्स की लाइफ जो होगी वो हम 5 years अज्यूम करके उसका आईटीसी निकालते हैं। तो इसका जो रिमेनिंग लाइफ रह गया दैट इज़ 5 months। इसमें जो 15 days का है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जितना भी आईटीसी हो कैपिटल गुड्स पर होगा उसको हम 5/60 कर देंगे। So other points about cancellation, a person to whom a UIN has been granted, कोई person जिसको UIN grant holder है, उसके केस में क्या होगा, उसको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। सेकेंडली, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। एक जो कैंसिलेशन हो रहा है वो उसकी लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा कि अब उसका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब वो टैक्स जो पे करने वाला था अब वो पे नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर ईदर SGST UTGST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कैंसिलेशन ऑफ registration under CGST Act. So next point is other registration is cancelled by the tax authority. The taxpayer will be intimate about the same by SMS and email के थ्रू उसको बताया जाता है। फाइन, taxpayer would not be allowed to file return for the period after date of cancellation। ये तो हमने पढ़ा कि cancellation जब उसका हो गया उसके बाद से वो जो है नहीं कर सकता कोई भी। Then the last section of this chapter is section 30, that is revocation of cancellation. So हमारे पास जो पहला पॉइंट है that is procedure for revocation of cancellation. सो हमारा जो केस था बाय सुओ मोटो, जब हमारा प्रॉपर ऑफिसर के अकॉर्डिंग हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा था, तो उस केस में क्या होगा कि अब जो पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन रिवोक किया गया है वो विद इन 30 days जो है 30 days ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो विद इन द नेक्स्ट 30 days जो है वो कम्युनिकेट कर देगा टू द एप्लीकेंट अबाउट द सेम एंड रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर अदरवाइज ही कैन रिजेक्ट द रिवोकेशन एप्लीकेशन, बट कैंसिल करने से पहले वो शोकोज नोटिस देगा एप्लीकेंट को और विद इन द नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर जो कि एप्लीकेंट होगा वो फर्निश करेगा क्लैरिफिकेशन। अदरवाइज द प्रॉपर ऑफिसर कैन डिस्पोज द एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। सो बी पॉइंट में है कि वेयर द रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड फॉर फेलियर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न्स। सो इस केस में क्या है कि अगर एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन है वो इसलिए वो कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उसने फेलियर कर दिया है अपने रिटर्न्स फाइल करने पर, बट अगर बाद में वो अपना रिटर्न्स को फाइल कर देता है उस केस में उसका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वो हो सकता है। फाइन, बट अगर वो ऐसे नहीं करता है द रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ईदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव डेट। फाइन, हमारा पहला ही पॉइंट जो है इसके बाद क्या है, वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पॉइंट की जो अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इस टेबल से ज़्यादा प्रॉपर होगी। ये जो एग्जाम 25 के एग्जाम्पल के नीचे दे रखा है टेबल। देयर आर 2 periods बेसिकली,
एक तो है कि जब डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ, और दूसरी डेट है डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा फ्रॉम डेट फ्रॉम विच द रिटर्न्स नॉट फर्निश्ड से लेकर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ तक का जब मैं अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जब मेरे को पता चल गया कि मेरा डेट कैंसिलेशन हो गया है रजिस्ट्रेशन का, सो अब मुझे पता चला कि मुझे जो है रिवोक करना है। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन से पहले मुझे ये पीरियड का विच इज़ डेट फ्रॉम विच रिटर्न्स नॉट फर्निश्ड से लेकर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का वो सारा रिटर्न्स जो है मुझे फाइल करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, अब दूसरा टाइम पीरियड शुरू हुआ कि डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के का। सो इस पीरियड का जो रिटर्न होगा, रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। 30 days के अंदर अंदर जब ऑर्डर आ गया रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का, उस ऑर्डर के आने के 30 days के विद इन मुझे अपने रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इस सेकेंड पीरियड के लिए। जो दूसरा पॉइंट आता है दैट इज़ वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ मेरा जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बेटर होगी अगर हम नेक्स्ट टेबल नाउ इसमें हम क्या है कि डेट दो पीरियड हैं, डेट फ्रॉम विच रिटर्न्स नॉट फर्निश्ड से लेकर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तक। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरे पीरियड का जो कैंसिलेशन है, अब इसका इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन क्या होगा, डेट फ्रॉम विच द रिटर्न्स नॉट फर्निश्ड। सो इस पूरे टाइम का जो रेवोकेशन हमारा जो रिटर्न हमें फाइल करनी होगी, that will be 30 days of the order of the revocation of cancellation. So that's all for this chapter, registration. In the next video I will be starting a new chapter of GST. So if you want to give any suggestion for my channel, you can write it in comment section. And if you have any query regarding any topic that you didn't understood or about anything, you can also ask in the comment section. And thank you so much for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel.